गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कोशिका में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के दाब के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने बताया था आपको कि जो परासरण दाब होता है उसके बारे में बताया था, स्फीत दाब है, भित्ति दाब है, और एक और कॉन्सेप्ट बताया था हमने आपको विसरण दाब न्यूनता DPD, जिसे डिफिशिएंट प्रेशर एक तरह से डेफिशिएंट कहते हैं, डिफिशिएंट प्रेशर डेफिशिएंट कहते हैं DPD को हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि DPD का मतलब होता है जल की मांग। किसी भी कोशिका के अंदर जो जल की मांग होती है, जितना कोशिका के अंदर जल प्रवेश कर सकता है, उस मात्रा को हम क्या कह सकते हैं, DPD कह सकते हैं। DPD का मतलब विसरण दाब न्यूनता। आज हम बात करेंगे जो जल विभव, किसके बारे में बात करेंगे, जल विभव के बारे में। जल विभव अवधारणा, जल विभव अवधारणा। सबसे पहले तो बात करते हैं ये जल विभव अवधारणा जो है हमारे पास वाटर पोटेंशियल हाइपोथेसिस। वाटर पोटेंशियल हाइपोथेसिस ये किसने दी है? एक वैज्ञानिक हुआ R.K. स्टेलियर। ये अवधारणा किसने दी है? R.K. स्टेलियर ने यह अवधारणा दी। यह अवधारणा दी किसने दी है? R.K. स्टेलियर ने दी है। R.K. स्टेलियर क्या कहता है कि भाई किसी भी तंत्र के जो घटक होते हैं, तंत्र जो होता है किससे बना होता है? घटक से। सिस्टम्स जो बने होते हैं किससे बने होते हैं? घटक से बने होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के। अब प्रत्येक जो घटक होता है उस घटक में ऊर्जा पाई जाती है। किसी कार्य करने के लिए क्या पाई जाती है? ऊर्जा पाई जाती है। और उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? मुक्त ऊर्जा। क्या बोलते हैं? फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा। तो इस मुक्त ऊर्जा के कारण क्या है, किसी तंत्र के जो घटक होते हैं वो कार्य कर पाते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको कि परासरण क्रिया के दौरान क्या होता है, अर्धपारक में झिल्ली की सहायता से, अर्धपारक में झिल्ली की सहायता से परासरण क्रिया के अंदर जो विलायक कण होते हैं वो आर पार जाते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, ये बताया था। तो अंदर जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? उस घटक के तंत्र से या तंत्र के घटक से। और घटक जो है उसके पास क्या ऊर्जा होती है? कुछ न कुछ ऊर्जा होती है जिसे हम क्या कहते हैं? फ्री एनर्जी कहते हैं। एक मुक्त ऊर्जा पाई जाती है कार्य करने के लिए, किसी भी तंत्र के जो घटक होते हैं उसके लिए। तो हम ये कह सकते हैं इसके अनुसार किसी भी तंत्र के घटक के पास, किसी भी तंत्र के घटक के पास कार्य करने के लिए जो ऊर्जा पाई जाती है, उसे मुक्त ऊर्जा कहते हैं। मुक्त ऊर्जा कहते हैं। मुक्त ऊर्जा बोला था फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी। हमने अभी ये बताया था कि परासरण क्रिया के दौरान अर्धपारक में झिल्ली के अंदर या बाहर विलायक के जो अणु प्रवेश करते हैं किसके कारण करते हैं? मुक्त ऊर्जा के कारण। परासरण क्रिया में विलायक के अणु अर्धपारक में झिल्ली द्वारा, अर्धपारक में झिल्ली से, किससे? अर्धपारक में झिल्ली से कोशिका के अंदर या बाहर निकलने के लिए या निकलते हैं, जिसमें अणुओं की मुक्त ऊर्जा काम आती है,
मुक्त ऊर्जा काम आती है, अणुओं की मुक्त ऊर्जा काम आती है। तो ये कह सकते हैं हम कि प्रत्येक घटक के जो अणु होते हैं उन अणुओं के अंदर कोई ना कोई ऊर्जा पाई जाती है, वो ऊर्जा मुक्त ऊर्जा कहलाती है, जिसकी सहायता से वो किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं या किसी भी कार्य को संपन्न करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे विलायक की मुक्त ऊर्जा और विलयन की मुक्त ऊर्जा, वो किस प्रकार होती है उसको हम निम्न प्रकार समझाते हैं। मुक्त ऊर्जा के बाद में हम बात कर रहे हैं जल विभव की। किसकी बात करेंगे? जल विभव। जल विभव क्या होता है? वाटर पोटेंशियल क्या होता है? इसमें हम ये देखते हैं कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल और विलयन में उपस्थित जल, शुद्ध जल और विलयन में उपस्थित जल जो होते हैं ना, उनके अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा होती है उसका जो अंतर होता है, शुद्ध जल के मुक्त ऊर्जा, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा और विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसे क्या कहेंगे हम? जल विभव कहते हैं। ठीक है। और जल विभव को किससे दर्शाते हैं? साई से। किससे दर्शाते हैं? साई। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं जल विभव के बारे में, जल विभव जल विभव का मतलब ये होता है कि शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा एवं विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को जल विभव कहा जाता है। जल विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल विभव। जल विभव को साई द्वारा दर्शाया जाता है। जल विभव को किससे दर्शाया जाता है? साई द्वारा दर्शाया जाता है। यहां पर हम बात करें शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा नहीं, शुद्ध जल के अणुओं का, यह कह सकते हैं शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, सॉरी, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा व विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का अंतर किसी तंत्र की क्रियाविधि को प्रभावित करता है। किसी तंत्र की क्रियाविधि को प्रभावित करता है। हम देखें कि दोबारा बोल रहे हैं हम जल विभव की परिभाषा बताई हमने। जल विभव का मतलब होता है जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा और विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? हम जल विभव कह रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट हमने कहा कि जल विभव जो होता है उसको किससे दर्शाया जाता है? साई से। डब्ल्यू साई से भी कह सकते हैं इसको, डब्ल्यू साई।
ऐसे भी दर्शा सकते हैं इसको, क्योंकि जल के लिए ले रहे हैं हम। विभव का मान क्या है हमारे पास साई, और किसके लिए ले रहे हैं हम, जल के लिए ले रहे हैं, तो डब्ल्यू साई लिख सकते हैं इसको। अब शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा और विलयन में उपस्थित जल की मुक्त ऊर्जा का जो अंतर होता है वो तंत्र की किसको प्रभावित करता है, क्रियाविधि को प्रभावित करता है। कोई भी तंत्र कैसे कार्य करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के अंतर पर, यानी कि जल विभव पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पर शुद्ध जल, जो शुद्ध जल होता है उसका जल विभव का मान कितना होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊपर शुद्ध जल शुद्ध जल का जल विभव, शुद्ध जल का जल विभव डब्ल्यू साई का मान सदैव शून्य होता है। सदैव क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। का मान क्या होता है, जीरो। नेक्स्ट बात करें हम विलयन में उपस्थित जल का विभव सदैव शून्य से कम होता है। शून्य से क्या होता है, कम होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन है किससे, यहाँ पर हम कह सकते हैं विलयन का ये तो हमारे पास कह सकते हैं डब्ल्यू साई, ये है हमारे पास शुद्ध जल, क्या है, शुद्ध जल। और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं इसका जो मान ज़्यादा होता है किससे, डब्ल्यू साई, ये है विलयन, क्या है, विलयन। विलयन का जो जल विभव है उसका मान कैसा होता है, शुद्ध जल से क्या होता है, कम होता है, यानी कि जीरो से कम होगा। और जब जीरो से कम होगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ऋणात्मक। क्या कह सकते हैं हम, ऋणात्मक। अर्थात क्या है, ऋणात्मक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा होता है, ऋणात्मक। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विलयन का जो विभव का मान होगा, विलयन का जल विभव का मान होगा वो कैसा होगा, जीरो से कम, जीरो से कम माइनस में होगा। कैसे में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो इसको हम आगे चलकर परासरण दाब और परासरण विभव के रूप में देखते हैं। तो जो जल विभव है ना, जल विभव, उसको हम परासरण विभव भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जल विभव को परासरण विभव के नाम से भी जानते हैं। परासरण जल विभव को किसके विभव के नाम से जानते हैं, परासरण विभव। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, परासरण दाब नहीं है, क्या है, परासरण विभव के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं परासरण विभव या जल विभव, परासरण विभव या जल विभव। परासरण विभव, जल विभव, और दूसरा होता है हमारे पास परासरण दाब। तो परासरण दाब जो होता है ना, उसका मान सदैव कैसा होता है, धनात्मक। कैसा होता है, धनात्मक होता है। जबकि जल विभव या परासरण विभव का मान कैसा होता है, ऋणात्मक। दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन कैसा होता है, एक धनात्मक होता है, एक क्या होता है, ऋणात्मक। नेक्स्ट लिखिएगा लाइन में हमारे पास यहाँ, ये लिख सकते हैं परासरण विभव एवं परासरण दाब का मान सदैव समान होता है, किंतु परासरण विभव ऋणात्मक, जबकि
परासरण दाब धनात्मक होता है। परासरण दाब कैसा होता है? धनात्मक होता है। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास जल विभव है, या हम इसको क्या कह सकते हैं? परासरण विभव। अब ये बराबर होते हैं, कैसा होता है? बराबर होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के। परासरण विभव और परासरण दाब कैसा होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन ये कैसा होता है? माइनस में, और ये कैसा होता है? प्लस में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? प्लस में। बराबर होते हैं मात्रा में तो, लेकिन क्या है? चिन्ह के रूप में कैसे होते हैं? ये जस्ट अपोजिट। एक धनात्मक होता है तो दूसरा कैसा होता है? ऋणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में हम बताते हैं आगे चलकर कि जो जल विभव होता है, जल विभव का मान जो होता है विलेय के अणुओं पर निर्भर करता है। किसके अणुओं पर निर्भर करता है? विलेय के अणुओं पर निर्भर करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं शुद्ध जल का जो जल विभव होता है, शुद्ध जल का जल विभव कैसा होता है? शून्य होता है। और जैसे जैसे अब शुद्ध जल के अंदर विलेय की मात्रा बढ़ती जाएगी तो विभव का मान क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। विभव का मान क्या होता चला जाएगा? कम। या हम ये कह सकते हैं जिस प्रकार हमने विलयन के अंदर बात की थी कि किसी भी विलयन के अंदर विलेय के अणुओं की मात्रा बढ़ती है तो परासरण दाब का मान क्या होता है? बढ़ता है। विलयन के अंदर विलेय की मात्रा बढ़ती है तो परासरण दाब का मान क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ पर विलेय के अणुओं की मात्रा बढ़ रही है तो परासरण दाब यानी कि परासरण विभव का मान बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? कम, क्योंकि जस्ट अपोजिट है ना भाई। परासरण दाब तो क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन परासरण विभव या जल विभव का मान क्या होगा? कम, और शून्य से कम हो रहा है इसलिए ऋणात्मक जाएगा। ठीक है, और इधर परासरण दाब जो है शून्य से ज्यादा है, इसका मतलब वो किस में जाएगा? वैल्यू धनात्मक में जाएगी। ठीक है, तो हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं? जल विभव का मान, जल विभव का मान या परासरण विभव का मान, विभव का मान विलेय के अणुओं पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विलेय के अणुओं पर निर्भर करता है। अर्थात किसी विलयन में विलेय की मात्रा बढ़ने पर परासरण विभव या जल विभव का मान कम होता है, जबकि परासरण दाब का मान बढ़ता है। परासरण दाब का मान बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या बताया आपको? जल विभव और परासरण दाब के बीच में रिलेशन जो है उसके बारे में बताया। अब एक और बात लिख लेते हैं हम यहाँ पर। एक इंपॉर्टेंट नोट के रूप में लिख सकते हैं हम यहाँ पर, परासरण विभव या जल विभव का मान सदैव विलयन के परासरण विभव या जल विभव से अधिक होता है, से अधिक होता है।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है, ये चीज़ है। तो हम बता रहे थे शुद्ध जल या शुद्ध जल का जल विभव या परासरण विभव जो होता है वो विलयन के परासरण विभव या जल विभव से क्या होता है, अधिक होता है। शुद्ध जल का किसका, शुद्ध जल का, यहाँ पर शुद्ध जल का जो परासरण विभव है या जल विभव का मान होता है वो सदैव कैसे होता है, विलयन के परासरण विभव या जल विभव से अधिक होता है। अब हम आगे बात करते हैं क्या, किसी कोशिका के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो विभव होते हैं उनके बीच में संबंध बात करते हैं हम, यानी कि जल विभव, परासरण विभव, जल विभव, परासरण विभव, दाब विभव एवं मैट्रिक्स विभव में संबंध में क्या करते हैं, हम संबंध के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जल विभव, परासरण विभव और दाब विभव, और इसके अलावा हमारे पास है मैट्रिक्स विभव। पहले तो हम बात कर लेते हैं इनके बारे में कि जल विभव जो था हमारे पास, परासरण विभव, मैट्रिक्स विभव, ये क्या चीज़ है। परासरण विभव के बारे में बात कर चुके थे हम। परासरण विभव बोले तो साई एस, परासरण विभव। नेक्स्ट हमने बात की थी जल विभव की, जल विभव, ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई डब्ल्यू। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई डब्ल्यू। एक हमने बात की थी दाब विभव, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई पी से। एक हमने बात की थी मैट्रिक्स विभव, मैट्रिक्स विभव, इसको हम बात कर रहे हैं किससे, साई एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में रिलेशन को देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसी भी तंत्र का जो जल विभव का मान जो होता है वो परासरण विभव, दाब विभव और मैट्रिक्स विभव के योग के बराबर होता है। किसी भी तंत्र के लिए जल विभव का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, परासरण विभव, दाब विभव और मैट्रिक्स विभव के योग के बराबर होता है। हम ये कह सकते हैं कि जल विभव साई डब्ल्यू बराबर क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, परासरण विभव प्लस दाब विभव प्लस मैट्रिक्स विभव, इसको हमने क्या से रिप्रेजेंट किया, साई डब्ल्यू बराबर परासरण विभव को साई एस प्लस दाब विभव को साई पी प्लस मैट्रिक्स विभव को साई एम। पी मतलब प्रेशर, एम मतलब मैट्रिक्स, एस मतलब सॉलिड। ठीक, अब ये जो परासरण विभव है, ये परासरण विभव का मान किस पर निर्भर कर रहा है, विलेय कणों पर, सॉलिड के कणों पर। और यहाँ पर ये जो दाब विभव के बारे में बात करें, मैं थोड़ा सा दाब विभव को बताते हैं। ये दो दाब विभव है, दाब विभव साई पी। एक बात बताऊं मैं आपको दाब विभव के बारे में। हमने एक स्पित दाब के बारे में बताया था। स्पित दाब में क्या होता है, जब किसी कोशिका के अंदर विलायक कण प्रवेश करते हैं तो वह कोशिका फूलने लगती है। तो फुलाने के लिए जो जिम्मेदार बल जो होता है, दाब होता है, वो क्या कहलाता है, स्पित दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पित दाब। और किसी कोशिका के अंदर विलायक के अणु प्रवेश करने पर, जल के अणु प्रवेश करने पर उत्पन्न जो दाब होता है, किसी कोशिका में विलायक या जल के अणुओं के प्रवेश करने पर उत्पन्न जो दबाव होता है, उस दबाव को या दाब को क्या कहते हैं, दाब विभव। क्या कहेंगे, दाब विभव। हम ये कह सकते हैं कि दाब विभव एज इट है स्पित दाब। किसके कौन मान सकते हैं इसको, स्पित दाब। अब ये स्पित दाब कैसा लग रहा था, अभिकेंद्री लग रहा था, अपकेंद्री लग रहा था। अपकेंद्री कैसा लगता है, ये अपकेंद्री, यानी कि कोशिका के बाहर की ओर,
जब कोशिका के अंदर जल के अणु प्रवेश करेंगे, विलायक के अणु प्रवेश करेंगे, तो कोशिका फूलेगी। तो फूलने से क्या है, बाहर की ओर प्रेशर पड़ेगा कोशिका की झिल्ली पर। तो कोशिका की झिल्ली पर विलायक कणों के द्वारा डाला गया जो दबाव होता है, विलायक कणों के द्वारा डाला गया जो दबाव होता है, उस दबाव को क्या कहते हैं, स्फीत दाब। और स्फीत दाब को ही हम क्या कहते हैं, दाब विभव। अब हम एक और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको। यहाँ स्फीत दाब या दाब विभव के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं परासरण विभव। परासरण विभव का मतलब क्या है, विलेय के अणुओं की मात्रा बढ़ने पर उत्पन्न दबाव। किसकी मात्रा बढ़ने पर, विलेय के अणुओं की मात्रा बढ़ने पर। अब चूंकि स्फीत दाब बढ़ेगा तो विलेय के अणुओं की मात्रा जो है विलायक अणुओं की अपेक्षा कम होगी, क्योंकि जल के अणु की मात्रा बढ़ रही है। जल के अणु को तो बोल रहे हैं विलायक के अणु। तो यहाँ पर क्या है, ये जस्ट अपोजिट में काम करते हैं। कौन कौन से, स्फीत दाब या दाब विभव किसका अपोजिट काम करेगा, परासरण विभव के। परासरण विभव तो किससे जुड़ा हुआ है, विलेय के अणुओं से। और जल विभव, दाब विभव या स्फीत दाब जो है वो किसके जो जुड़ा हुआ है, विलायक कणों से। तो विलायक कणु और विलेय कणुओं के द्वारा उत्पन्न जो दबाव होता है, तो यहाँ पर तो ये तो हमारे पास किससे, विलायक, किससे जुड़े हुए हैं, ये विलायक कणुओं से संबंधित है ये। और जो परासरण विभव है, परासरण विभव वो किससे जुड़ा हुआ है, विलेय के अणुओं से। यानी कि विलेय के अणुओं की मात्रा बढ़ने पर परासरण विभव का मान बढ़ता है, विलायक कणों का मान बढ़ने पर स्फीत दाब बढ़ता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दाब विभव का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है कि नहीं होता, बताओ। देखिएगा दोबारा से, दाब विभव को हम कह रहे हैं धनात्मक। क्या कह रहे हैं, धनात्मक। हमने ये कहा शुद्ध जल या विलायक कणों का दाब विभव कितना होता है, जो विभव का मान होता है वो तो है शून्य। क्या होता है, शून्य। और विलेय के द्वारा जो उत्पन्न विभव है उसको हम क्या बोल रहे हैं, परासरण विभव। और परासरण विभव का मान क्या होता है, ऋणात्मक। अब चूंकि परासरण विभव को कम कर रहा है नहीं ये भाई, परासरण विभव विलेय की मात्रा बढ़ रही है। और इधर हम बात कर रहे हैं किसमें, स्फीत दाब या दाब विभव का। यहाँ पर विलायक कणों की मात्रा बढ़ रही है। तो विलायक कणों की मात्रा बढ़ रही है तो मतलब वैल्यू कहाँ जा रही है, जीरो की ओर जा रही है। जीरो से दूर नहीं जा रही, जीरो से कम नहीं जा रही, जीरो की ओर आ रही है। तो यहाँ पर इसका मान कैसा हो जाएगा, धनात्मक। और इसका मान कैसा होता है, ऋणात्मक। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि एक परिभाषा लिख सकते हैं आप दाब विभव की। क्या लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं दाब विभव की। दाब विभव बोले तो साई पी। क्या लिख सकते हैं इसमें हम दाब विभव के अंदर, जब किसी कोशिका के अंदर विलायक ऑब्लिंग जल के अणु प्रवेश करते हैं तो उसका स्फीत दाब यानी कि टीपी, स्फीत दाब को क्या बोल रहे थे हम, टीपी, बढ़ता है। स्फीत दाब बढ़ता है, स्फीत दाब बढ़ेगा। इस दाब को ही दाब विभव, इस विभव को ही दाब विभव कहते हैं। दाब विभव कहते हैं, यानी कि साइपी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइपी कहते हैं। ठीक, अब हम ये कहते हैं भाई आगे चलकर दाब विभव का मान सदैव धनात्मक होता है। सदैव कैसा होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि विलायक के अणुओं की
मात्रा बढ़ने पर स्फीत दाब का मान, स्फीत दाब का मान बढ़ता है, स्फीत दाब का मान बढ़ता है। तो इस कारण क्या है, दाब विभव का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। परासरण विभव का मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसमें विलायक के अणुओं की मात्रा कम होती है। विलायक के अणुओं की मात्रा कम होती है, विलायक अणुओं की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो हमने ये आपको बताया और एक रिलेशन बताया हमने आपको, साई डब्ल्यू बराबर क्या होता है, साई एस साई पी प्लस साई एम। अब ये चीज़ रहेगी साई एम, मैट्रिक्स विभव हो रहेगा। तो मैट्रिक्स विभव को और परिभाषित कर देता हूँ मैं आपको। मैट्रिक्स विभव क्या होता है, मैट्रिक्स विभव मैट्रिक्स विभव क्या होता है, कोशिका की वह सतह जो जल अवशोषण का कार्य करती है, वह सतह जो जल अवशोषण का कार्य करती है, मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है। इस सतह द्वारा उत्पन्न दाब, इस सतह द्वारा उत्पन्न दाब दाब विभव कहलाता है। सॉरी उत्पन्न दाब मैट्रिक्स विभव कहलाता है। क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स विभव कहलाता है। साई एम क्या कहलाएगा, साई एम कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको किसी कोशिका तंत्र के अंदर परासरण विभव, जल विभव, दाब विभव और मैट्रिक्स विभव के बारे में बताया। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही आज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। ओके।